यह है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का रिव्यू वीडियो। क्या एमसीयू फैंटास्टिक फोर फ्रेंचाइज के साथ जो मनुष्यत वाला तमगा लग गया है उसे हटा पाएगी? अभी तक इस फ्रेंचाइज को 3 इटरेशंस मिले हैं जिनमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो क्या इस बार 4th टाइम लकी होगा इस फ्रेंचाइज के लिए? चले जानते हैं इस वीडियो में बिना किसी स्पॉइलर के। तो ये होगा एक स्पॉइलर फ्री वीडियो, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फैंटास्टिक फोर है मार्वल की फर्स्ट फैमिली, 4 सुपर हीरो का जमावड़ा जो बनती है एक फैमिली और बनाते हैं फैंटास्टिक फोर। एक स्पेस एक्सीडेंट के बाद इनको मिल जाते हैं पावर्स। फैंटास्टिक फोर के अभी तक 3 इटरेशन बन चुके हैं। एक बननी शुरू हो गई थी 1983 में जो कभी रिलीज नहीं हुई। दूसरी फैंटास्टिक फोर मूवी आई थी 2005 में, जिसका सीक्वल फैंटास्टिक फोर आई थी द सिल्वर सर्फर आया था 2007 को। 2005 वाली थोड़ी बहुत चली थी, पर 2007 वाली बुरी तरह पिटी थी। उसके बाद आई 2015 की वाहियात फैंटास्टिक फोर फिल्म जिसने इस फ्रेंचाइज को पूरी तरह डुबा दिया। अब फाइनली केविन फाइगी और एमसीयू ने अटेम्प्ट किया है फैंटास्टिक फोर इटरेशन बनाने का, जहां पापा पास्कल यानी पेड्रो पास्कल निभा रहे हैं रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक का किरदार, वेनेसा कर्बी निभा रही है सू स्टॉर्म एके द इनविजिबल वुमन, स्ट्रेंजर थिंग्स फेम जोसेफ क्विन निभा रहे हैं जॉनी स्टॉर्म एके द ह्यूमन टॉर्च, और फाइनली एबॉन मॉस बैकरैक निभा रहे हैं बेन ग्रिम एके द थिंग। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वांडा विजन सीरीज के डायरेक्टर मैट शैकमैन। फिल्म की कहानी सेट है 60s में और एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जो उसे मेन एमसीयू से बहुत दूर ले जाती है, जहां बहुत सारे हीरोज हैं पर फैंटास्टिक फोर की दुनिया में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही है। इस दुनिया में फैंटास्टिक फोर को पूजा जाता है क्योंकि इन लोगों ने पावर्स मिलने के बाद ना सिर्फ इस दुनिया को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया है, पर इस दुनिया के प्रोटेक्टर्स भी हैं। अचानक न्यूज मिलता है कि सू स्टॉर्म है प्रेग्नेंट। उसी के बाद खतरे की घंटी बजती है क्योंकि इस दुनिया में एंट्री होती है सिल्वर सर्फर शैला बेल की, जो अनाउंस करती है कि इस दुनिया का होने वाला है खात्मा क्योंकि गैलेक्टस आ रहा है जिसका एक ही काम है प्लैनेट्स को निकल जाना। तो क्या फैंटास्टिक फोर अपनी दुनिया को बचा पाएगी गैलेक्टस से? क्या मकसद है गैलेक्टस का सिर्फ भूख मिटाना ही है या उसको चाहिए कुछ और भी? कौन होने वाला है सू और रीड का बेटा? इन सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी। डायरेक्टर मैट शैकमैन की प्रेजेंटेशन एक क्लियर कट ट्रिब्यूट है जैक किर्बी की कॉमिक बुक पेजेस पर। हर एक फ्रेम जो शैकमैन ने इस कहानी में प्रेजेंट किया है, ऐसा लगता है कि कर्बी के पेजेस जिंदा हो गए हैं स्क्रीन पे। खासकर जिस तरह का वर्ल्ड बिल्डिंग इस फिल्म ने किया है लाजवाब है। इस ऑल्टरनेट दुनिया को बड़ी माइन्यूटली बनाया शैकमैन ने अपनी इमेजिनेशन से, जो सेट है 60s में पर एक मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है क्योंकि रीड रिचर्ड्स का ब्रिलियंट माइंड इस दुनिया में है और इस दुनिया का बिल्डअप करने में साथ देता है। माइकल गिचिनो का आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड स्कोर जो जब भी बजता है समा बांध देता है, ब्रिलियंट है स्कोर। खासकर क्लाइमैक्स में जब वो फैंटास्टिक फोर बजता है ना, उफ, मजेदार सिनेमैटिक ग्रैंड लगता है। एरिक पियर्सन, जेफ कैप्लिन, इयन स्प्रिंगर, कैटवुड की कहानी कॉम्प्लिकेटेड है पर उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रखे गए हैं जहां टीम को शाइन करने का मौका मिलता है, जो इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन चारों के बीच केमिस्ट्री होनी जरूरी थी, जिस कहानी ने पूरा मौका दिया है कि केमिस्ट्री हो। जॉनी रीड के बीच सीन्स में नोकझोंक है पर उनके रिश्ते में एक स्ट्रेन है जो देखने को मिलता है जो कॉमिक्स में भी था। सू और रीड के बीच है बहुत सारा प्यार, पर रीड के साइंटिफिक दिमाग की वजह से इनके बीच होती है कुछ प्रॉब्लम्स जो अगेन कॉमिक बुक एक्यूरेट है। बेन और जॉनी के बीच की दोस्ती का रिश्ता को भी मौका मिलता है यहाँ पे उभरने का। रीड के रोबोट हर्बी और जॉनी के बीच सीन्स भी अच्छे हैं, पर जो चीज इस कहानी को देती है सबसे ज्यादा इमोशनल हेफ्ट वो है छोटू फ्रैंकलिन और फैंटास्टिक फोर के बीच सीन्स को माँ बेटी के बीच सीन्स इमोशनल कर देंगे, खासकर क्लाइमैक्स में जहां आइकॉनिक कार्टून फिल्म इनक्रेडिबल्स की तरह मिलता है एक ब्रिलियंट सीन जो आंखों में आंसू लेके आएगा पक्का, पर साथ ही ये भी बताएगा कितना पावरफुल है फ्रैंकलिन। ऐसा नहीं है कि कहानी परफेक्ट है, फिल्म में साइंटिफिक जार्गन्स बहुत सारे हैं जो शायद सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ये फिल्म सबके लिए नहीं है, शायद खासकर जो साइंस फिक्शन पसंद नहीं करते। फिल्म में फनी लाइंस और ज्यादा होने चाहिए थे, ह्यूमर की थोड़ी कमी लगी मुझे, थोड़ा और जॉनी डाल देते तो मजा आ जाता। शैकमैन ने विजुअल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया है, खासकर गैलेक्टस को क्रिएट करने में जो एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट और भयानक है। जिस सीन में गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके सीन्स में फ्रेम्स आउटस्टैंडिंग है। सिल्वर सर्फर जो नॉर्मली एक आदमी होता है पर यहाँ एक औरत है, शैला बेल, उसका क्रिएशन भी सटीक है, जैसे किसी औरत पर सिल्वर पेंट चला दिया गया हो, पर उस सिल्वर में है एक फैंटास्टिकल शाइन जो उसे भूतिया बनाती है। क्या मतलब फिल्म में तो क्रैकलिंग एक्शन सीक्वेंसेस है जो एज ऑफ द सीट है। एक आता है स्पेस में जिसमें शामिल है फैंटास्टिक फोर, गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर, जहां दिखाया जाता है एक आउटस्टैंडिंग चेस सीक्वेंस और इसी वक्त सू के साथ कुछ हो रहा है जो इस सीन को एलिवेट कर देता है। इसी सीन में शैकमैन ने थ्रिल, हॉरर, विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन विद कॉमेडी का एक ऐसा मिश्रण बनाया है जो इस सीन को एमसीयू का फाइनल एक्शन सीन बनाता है। दूसरा सीन आता है क्लाइमैक्स में जहां फिर से इमोशन अपने चरण पर है, हमारे चारों हीरोज को पावर दिखाने का मौका मिलता है और विलन्स उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। आपको ऐसा लगता है कुछ बुरा तो होगा क्योंकि चांस ही नहीं है कि ये विलन को हरा पाए, और तभी किसी को सैक्रिफाइस करने का मौका मिलता है जो इस क्लाइमैक्स सीन को एमसीयू का बेस्ट क्लाइमैक्स सीन बना देता है। इस फिल्म के सक्सेस के लिए जरूरी था कि कास्टिंग चारों हीरोज की परफेक्ट हो, और मार्वल की कास्टिंग कभी बुरी हुई है क्या? नहीं।
पेड्रो पास्कल परफेक्ट रीड है जो उसके ब्रिलियंट माइंड को बहुत अच्छी तरह दर्शाते हैं स्क्रीन पर, जिसके अंदर कंट्रोल नहीं है, उसको एक्सप्लोर करना ही है। उनके अंदर के पिता को भी बखूबी दर्शाया है पापा पास्कल ने, जो कंफ्यूज है उनके नए रिश्ते को लेके कि कैसे प्रोसेस करे उसको। पेड्रो एक परफेक्ट रीड है और उनके स्ट्रेचिंग सीन्स विजुअली डिफिकल्ट रहे हमेशा से, और यहाँ नेल किया है शैकमैन और विजुअल इफेक्ट्स टीम ने। फिल्म के आखिर में उनके स्ट्रेचिंग का डेंजरस नमूना देखने को मिलता है जो बहुत स्कैरी लगा मुझे, पूरा फट जाता आदमी शायद। फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वेनेसा कर्बी इस फिल्म की जान है। कोई शक नहीं था जब उनको सू स्टॉर्म अनाउंस किया गया कि उनसे बेटर एक्ट्रेस मार्वल को मिलने वाली थी इस रोल के लिए। एक सीन में जब वो दुनिया के सामने अनाउंस करती है कि वो अपनी ममता का सैक्रिफाइस नहीं करेगी, उस सीन में उनका टैलेंट दिखता है। कर्बी एक्चुअली इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट और ओवरपावर्ड किरदार है। जो सीक्वेंस सीन स्टीलर है इस फिल्म में, वो एक ब्रिलियंट एक्टर है जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट सीजन भी ओन किया था एज एन एक्टर, और उनका डेथ सीन उस सीरीज में इमोशनल था। यहाँ भी उनका कॉमिक टाइमिंग, अकेलापन, एक्सप्रेसिव आके सबका इस्तेमाल किया है शैकमैन ने। शायद ही जॉनी कभी इतना प्यारा लगा है मुझे, जो हमेशा से एक एरोगेंट कैसेनोवा दिखाया गया है, पर इस फिल्म में जॉनी इमोशनल है, ब्रिलियंट है, पर लेडीज मैन भी। सिल्वर सर्फर के साथ उसके फ्लर्टी सीन्स हिलेरियस हैं। एबॉन मॉस बैकर परफेक्ट आवाज का इस्तेमाल परफेक्ट मोकैक के साथ द थिंग को परफेक्ट बनाती है। द थिंग जो इस ग्रुप का ग्लू बनाया गया है। एबॉन को रीड, फ्रैंकलिन सू के साथ कुछ बहुत इमोशनल सीन्स दिए गए हैं और जॉनी के साथ उसके सीन्स इस फिल्म के हाईलाइट हैं। हॉबी के साथ भी उसे कुकिंग करने का मौका मिलता है। बस और थोड़ा क्लॉबरिंग टाइम देखने को मिलता तो मजा आ जाता, पर फ्यूचर फिल्मों में भी दिखेगा नथिंग। जहाँ आवाज और मोकैप की बात हुई, रैल्फ इनसन एज गैलेक्टस, क्या आवाज है जो गैलेक्टस को डरावना बनाती है। स्पेशल इफेक्ट्स जितना भी अच्छा हो, पर अगर आवाज रैल्फ की तरह नहीं होती तो फिर गैलेक्टस लगता ही नहीं। रैल्फ का कंपटीशन इतना ज्यादा था नहीं, क्योंकि 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में गैलेक्टस को दिखाया गया था एज ए हवा का झोंका। यहाँ गैलेक्टस एक ओवरपावरिंग विलन है जो डराता है, इजीली मार्वल के बेस्ट विलन में से एक है। मार्वल की प्रॉब्लम हमेशा से रही है वीक विलन्स, यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा खतरनाक विलन है। जहाँ तक बात हुई शैला बेल एक सिल्वर सर्फर की, जिसे निभाया है नेटफ्लिक्स के ओजाक फेम जूलिया गार्नर ने, उनकी आवाज और परफॉर्मेंस में है एक ठहराव और डरावनापन भी। जूलिया गार्नर ब्रिलियंट एक्ट्रेस है जिसे दिया गया एक बैक स्टोरी जो इस किरदार के कल्मिनेशन को हीरोइक बनाती है। ये सारी चीजें सिल्वर सर्फर के इस इटरेशन को बनाती है राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर से भी बेहतर, और मैं तो इसी को पसंद करूंगा कि फ्यूचर फिल्मों में गार्नर ही बन के आए सिल्वर सर्फर। जिन लोगों को जेंडर चेंज पसंद नहीं आया वो जाए बाहर में। जब सिल्वर सर्फर भी बेस्ट है, गैलेक्टस भी बेस्ट है, रीड भी, सू भी, जॉनी भी और ग्रिम भी, फिल्म कैसे बुरी हो सकती है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टाइम इजीली है बेस्ट फैंटास्टिक फोर फिल्म एवर, इजीली। कंपटीशन था ही कहां। एक कहानी जो इमोशनल कर देगी, रुलाएगी, थोड़ा हंसाएगी, विजुअली बहुत चकित कर देगी। एक एक्सपर्टली क्राफ्टेड साइंस फिक्शन फिल्म जो शैकमैन के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ एलिवेट हो जाती है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप को मैं देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5। ये मार्वल का नया एज है जहां ब्रिलियंट थंडरबोल्ट्स के बाद मार्वल ने मारा एक और छक्का। एक परफेक्ट साइंस फिक्शन फिल्म है ये, एक परफेक्ट फैंटास्टिक फोर फिल्म भी, और ईस्टर एग्स की भरमार है इस फिल्म में। थोड़ा ह्यूमर और होता और साइंस फिक्शन जार्गन्स कम होते तो सबको अपील करती है फिल्म, पर मेरे लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट फिल्म है ये। पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज हुआ है कुछ बड़ा, जिस पर बात करेंगे मेरे अगले वीडियो में। कैसे लगा आपको ये फिल्म कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। मार्वल ने रिवील किया अपने 7 साल का प्लान, जिसपे शामिल है माइल्स, स्पाइडरमैन, ब्लेड के न्यूज की डिटेल्स है इस वीडियो में आखिर में डाल दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।